नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया है पत्रकारिता को लेकर। कोई नई बात नहीं है। सरकार कई बार पत्रकारों को नसीहत देती रहती है, सीख देती रहती है, बताती रहती है कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। हालांकि देश की मीडिया इतनी बढ़िया है, इतनी शानदार है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं लगती कि मोदी जी या अमित शाह जी कोई दिशा निर्देश जारी करें। आंखों की इशारा समझते हैं, आंखों का इशारा समझती है मीडिया। तो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको। 95% मीडिया, जो रवीश ने कहा गोदी मीडिया, उसमें बदल गई है। तो जो साहब को पसंद होता है, जो छोटे साहब को पसंद होता है, मीडिया वही करती है। लेकिन एक बयान दिया है जिससे मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। देश के होम मिनिस्टर हैं तो कोई गलत बात तो करेंगे नहीं, गृह मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारों को कोई भी जनादेश आए तो उसको बहुत खुले मन से लेना चाहिए, किसी के भी पक्ष में आए। ये तो 100% सच बात है। सरकार किसी की बने, इससे पत्रकारों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई निरप, हमें क्या हानि, कोई भी राजा हो, हमें क्या फर्क पड़ता। और साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारों को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए। पत्रकार अलग होते हैं काम और एक्टिविस्ट अलग होते हैं। पहले मैं आपको सुनवाता हूं अमित शाह जी ने कहा क्या, फिर मैं आज इस पे विमर्श करूंगा। और आज आप के सामने एक ऐसा विमर्श करूंगा जिससे आपको मेरी भूमिका भी समझ में आ जाए कि मैं पत्रकार हूं, एक्टिविस्ट हूं, मैं सही पत्रकारिता करता हूं या नहीं करता हूं, जिससे कोई भ्रम आपके मन में भी नहीं रह जाए। आपको समझ में आ जाए कि मैंने किया क्या है और मेरा एक्टिविज्म अगर है तो सही है समाज के लिए या नहीं है। पहले अमित शाह जी का बयान सुनिए। शासन किसी का भी हो, अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। आइडियोलॉजी सरकार की कोई भी हो, परिणाम जो आए हैं इसको स्वीकारने की अगर खुलापन नहीं है तो हम पत्रकारिता का काम नहीं कर रहे हैं, हम एक एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं। एक्टिविस्ट पत्रकार नहीं हो सकता, पत्रकार एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। ये दोनों अलग धर्म है, दोनों अलग काम है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, परंतु दोनों एक दूसरे का काम करने लगेंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। आजकल बहुत दिखाई पड़ता है, इसलिए मैंने एक नुक्चेती कर बात को मैं छोड़ देता हूं। अमित शाह जी का मानना यह है कि पत्रकार को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए। और मेरा अपना मानना यह है कि पत्रकार अगर एक्टिविस्ट नहीं है, समाज को बदलने की सोचता नहीं है, समाज में जो कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध नहीं करता, सिर्फ सत्ता की ही चाकरी करता है, सवाल विपक्ष से पूछता है, तो फिर वो पत्रकार नहीं है। मैं बड़ा कंफ्यूज था अमित शाह जी के इस बयान से। मैं बड़ा परेशान था कि क्या वास्तव में मैं गलत कर रहा हूं, मैं कैसे एक्टिविज्म कर रहा हूं, कैसे मैं एक्टिविस्ट हूं, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं क्यों हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज था कि भाई अमित शाह जी ने जो कहा है कि पत्रकार एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, तो यार मैं जो लाइफ जी रहा हूँ या मैं जो करता हूँ वो तो एक्टिविस्ट टाइप की है। वो तो समाज में कुछ गलत होता है तो मैं रोक नहीं पाता। तो मैं जब परेशान था तो आज मैंने सुबह फ़ोन लगाया NK सिंह जी को। NK सिंह जी ने मुझे पत्रकारिता बहुत सिखाई और मैं ये कहूँगा कि देश के वो शायद मेरी निगाह में उस सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए पत्रकार हैं जिनकी ईमानदारी पर दुनिया में कोई उंगली नहीं उठा सकता। और इतने विद्वान हैं कि हम उनको विकिपीडिया कहते हैं। जो देश की सबसे ताकतवर पत्रकारों की संस्था होती है ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन, सालों तक वो उसके जनरल सेक्रेटरी रहे। सुधीर चौधरी जी जब पकड़े गए थे और बाद में तिहाड़ जेल भेजे गए थे रिश्वत को लेने के आरोप में, तो NK सिंह जी ने पहल की थी। जो ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन होती है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल के संपादक होते हैं ये सब मेंबर होते हैं। NK सिंह जी इसके जनरल सेक्रेटरी थे और तब आज तक के दफ्तर में ही मीटिंग हुई थी। और तब NK सिंह जी की पहल पर सारे बड़े संपादकों ने तय किया था कि इस तरह जो वसूली करता हो पत्रकार, उसको हमारा मेंबर नहीं होना चाहिए। और सुधीर चौधरी को निकाल दिया गया था। विडम्बना देखें कि आज सुधीर चौधरी उसी आज तक के आज बड़ा चेहरा है। तो NK सिंह जी बहुत योग्य हैं, बहुत विद्वान है, सालों तक जनरल सेक्रेटरी रहे। तो मुझे लगा कि चूंकि देश के दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में उनके लेख छपते हैं, जानकारी आती है, उनसे पूछूं। तो मैंने NK सिंह जी से कहा कि सर मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ समाज में गलत होता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ, लीगल उसमें जाता हूँ, ये ठीक है या नहीं है। और अमित शाह जी ने तो ऐसा कहा है। तो देखिए NK सिंह जी ने मुझसे क्या कहा। मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, दर्शकों को पता होना चाहिए कि जो अमित शाह ने कहा है, जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, सच क्या है। तो NK सिंह जी ने क्या
कहा, ये सुनिए। देखिए, भारत के गृह मंत्री का ये कहना कि पत्रकारों को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, ये कहीं लगता है कि संवैधानिक प्रावधानों को जो 19(1)(a) में है उसको पूरी तरह न समझने की वजह से ये कहा गया है। उन्हीं से सवाल किया जाए कि तो आपका पांचजन्य क्या है? सीपीएम का पीपुल्स डेमोक्रेसी जो मुखपत्र है वो क्या है? पांचजन्य के रिपोर्टर को क्या पार्लियामेंट में जाने के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिलता, उनको एक्रेडिटेशन नहीं मिलता? यहाँ की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो क्या उनको एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट नहीं मानता? और वो तो क्लेम भी करते हैं कि वो पांचजन्य पार्टी का संघ का मुखपत्र है। बीजेपी का ऑर्गेनाइजर, क्या उसके रिपोर्टर एक्रेडिटेशन नहीं पाते हैं? उनको आपने नहीं दिया है वो रिकॉग्निशन? तो भारत में पार्टी के मुखपत्र भी होते हैं, उनके भी रिपोर्टर होते हैं, उनको वही स्थान दिया जाता है जो नॉर्मल फॉर्मल मीडिया को दिया जाता है। तो पहला तो ये कि वो एक्टिविस्ट है, ये उसको डिक्लेयर करना होगा। अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, कहीं मनाही नहीं है। भारत के संविधान में 19(1)(a) में स्पष्ट रूप से एवरी सिटीजन वर्ड लिखा हुआ है। हर नागरिक को यह अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। अगर हर नागरिक को है तो उसमें एक्टिविस्ट नहीं होगा, जर्नलिस्ट है तो एक्टिविस्ट नहीं होगा। हाँ, एक्टिविस्ट होगा तो वो डिक्लेयर करेगा कि उसकी पॉलिटिकल लीनिंग है कौन सी, उसका रुझान क्या है, जैसे कि पांचजन्य करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजर बीजेपी का करता है, जैसे कि सीपीएम का पीपुल्स डेमोक्रेसी करता है। लगभग हर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके अपने मुखपत्र हैं। तो पहला तो ये। अब यहां पे अगर कोई व्यक्ति सोशल कॉज कर रहा है, मान लीजिए कि वो पत्रकार भी है और समाज में अंधों के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है कि देखिए अंधों को हमें सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए, इसके लिए वो लड़ रहा है। अगर वो स्वच्छता के लिए लड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? भारत में स्वच्छता का जो अभियान चलाए हैं वो क्या पॉलिटिकल प्रोसेस है? वो तो समाज सुधार का प्रोसेस है ना। तो वो कैसे कर रहे हैं ये? आपने सुना एन.के. सिंह जी ने क्या कहा। अब मैं आता हूं अपनी जिंदगी पर, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बोल रहा हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि कहां से मैं एक्टिविस्ट बनने की मेरे अंदर से ये दिमाग में आया कि मुझे ये सब करना चाहिए। दरअसल पत्रकारिता मैंने हमेशा जब शुरू की या बाद में भी की, तो मुझे लगता था कि जो सिस्टम है, जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ पत्रकारों को जरूर लिखना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में। आपको याद होगा नोएडा में एक नीरा यादव का मामला हुआ था, प्लॉट आवंटन का। नीरा यादव का जलजला था मुलायम सिंह जी की सरकार में। उसके बाद वो एक प्लॉट घोटाले में फंस गई थी और जो एक राजीव कुमार IAS थे वो भी उसमें फंसे थे। तो 3 साल की सजा हुई थी और 1 महीने की छुट्टी गए थे। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से स्टे ले आए थे, फिर प्रमुख सचिव नियुक्ति बने थे। तो मेरे को ये बड़ी खराब लगी थी चीज़ की, मतलब इस तरह आपको 3 साल की सजा होने के बाद में भी आप प्रमुख सचिव नियुक्ति कैसे रह सकते हैं। तो एक मेरा बड़ा फैसला था कि मुझे पता था कि प्रमुख सचिव नियुक्ति किसी भी सरकार में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। तो मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार में एक हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करी और जो मूल भाव था उस जनहित याचिका का वो यह था कि 3 साल की सजा होने के बाद कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, वो सांसद नहीं बन सकता, वो विधायक नहीं बन सकता। तो मेरी जनहित याचिका में ये मुद्दा था कि सर मिलॉर्ड, एक IAS है जिसको 3 साल की सजा हुई, वो प्रमुख सचिव नियुक्ति कैसे बन सकता है? उसको तो नौकरी से भी रहने का अधिकार नहीं है। तो बहुत सनसनी फैल गई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैंने सीधा प्रमुख सचिव नियुक्ति पर हमला बोला था। तो मेरे एक ऑफिस में मैं आपको बता रहा हूँ कि एट ए टाइम 6 IAS अफसर बैठे हुए थे कि किसी तरह से ये याचिका वापस ले लो। राजीव कुमार बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट से मेरे मित्र ही थे, दोस्त ही थे, समझाने आए थे। मैंने याचिका वापस लेने को मना कर दिया। अगले दिन हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से बड़े जाने माने वकील खड़े हुए थे और बहस हुई और जज ने मुझसे भी पूछा था कि भाई आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि ये कितना गलत परंपरा है, CBI विरोध नहीं कर रही है, इस याचिका को CBI को आना चाहिए था कि भाई
एक प्रमुख सचिव नियुक्ति ऐसा कैसे बनाया जा सकता है जो 3 साल की सजा याफ्ता हो। मेरी रिट एक्सेप्ट की गई, सरकार को नोटिस जारी हुए, बाद में राजीव कुमार को जेल जाना पड़ा। अब अमित शाह जी बताइए कि क्या ये इस एक्टिविस्ट की भूमिका में मुझे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या मुझे सिर्फ खबर छाप देनी चाहिए थी कि प्रमुख सचिव नियुक्ति के पद पर समाजवादी पार्टी ने गलत फैसला किया है, एक ऐसे व्यक्ति को प्रमुख सचिव नियुक्ति बना दिया जिसको 3 साल की सजा है? तो अगर ये एक्टिविस्ट में नहीं होता, मैं हाई कोर्ट नहीं जाता, हाई कोर्ट में मेरी रिट स्वीकार नहीं होती, तो ये चीज अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती। दूसरा घटनाक्रम, एक आईएएस अफसर थे, 10 साल तक छुट्टी के लेके चले गए थे। स्टडी लीव में होता है ये कि 2 साल के लिए स्टडी लीव करने जाते हैं और फिर बाहर जाके अफसर बहुत सारे गायब हो जाते हैं। रिटायरमेंट से कुछ साल पहले आते हैं, तनख्वाह लेते हैं और रहने लगते हैं। तो मैंने फिर दूसरी जनहित याचिका करी, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैंने कहा कि इस तरह देश में बहुत सारे आईएएस अफसर ऐसे हैं जो छुट्टी लेके स्टडी लीव लेके गए हैं 2 साल की और उसके बाद गायब हो गए हैं। 8-8, 10-10 सालों से उनका पता ही नहीं है वो कहाँ हैं। वो कुछ रिटायरमेंट से कुछ समय पहले आते हैं, पूरी सैलरी लेते हैं और काम चला लेते हैं। मैंने उस रिट में यह भी कहा कि विदेश में रह के पता नहीं वो कौन सी सूचना देते हैं। मैंने इसकी सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत करी और जो मोदी जी ने ये फैसला किया कि जो अफसर 2-3 साल से बाहर हैं उनको नौकरी से हटा दिया जाए, वो भी मेरी जनहित याचिका पे के बाद में मेरी शिकायतों पे हुई कार्रवाई का एक बड़ा अंश था। उस पर भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ था क्योंकि मैंने आईएएस की नियमावली को चेंज करने को कहा था। तो अमित शाह जी, अगर मैं ये नहीं कहता तो मैंने उसमें दर्जन भर आईएएस अफसरों के नाम दिए थे, उत्तर प्रदेश के थे, बाहर के थे, जो आईएएस अफसरों का पता ही नहीं था कि 8-8, 10 सालों से कहाँ हैं वो। उसके बाद उनमें से मेरी रिट के बाद हंगामा हुआ, पूरे देश और दुनिया में ये खबर छपी कि एक पत्रकार ने एक रिट करी है, जनहित याचिका करी है कि ऐसे आईएएस अफसर जो सालों से गायब हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि कोई क्लर्क अगर गायब होता है 2 साल तक नहीं आता है तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। और ये आईएएस अफसर है, ये सालों तक गायब हैं और उसको कोई पूछता नहीं है। तो उसके बाद सरकार ने, मोदी सरकार ने कड़े फैसले लिए और कई सारे आईएएस अफसर नौकरी से निकाले गए। तो अमित शाह जी बताइए आप, मैंने ये पहली रिट समाजवादी पार्टी सरकार में करी, दूसरी रिट समाजवादी पार्टी सरकार में करी, तो मैं एक्टिविस्ट सही था या गलत था? आप सोच के बताइए। अब बात आता हूं मैं योगी सरकार पार्ट 1 की। कई सारे मैं बीच में इस तरह के काम करता रहा। कोरोना आया, 50 या 100 केस थे और सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया। तब बिल्कुल हाहाकार मचा था, कोरोना पार्ट 1। और मैं देख रहा था अचानक मजदूरों को सड़क पे निकल गए थे, सब कुछ बंद हो गया था। मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। अब मैं केवल पत्रकार की भूमिका में रहता तो सिर्फ खबर छापता, लेकिन मैं इस समाज का पार्ट था, इस समाज का हिस्सा था जिस समाज ने ऐसे गरीब तबके को सड़क पर छोड़ दिया था जैसे जानवर छोड़ते हैं। हम तो अपना कुत्ता भी नहीं छोड़ सकते ऐसे। पैरों से मैंने खून रिसते हुए देखा। मैंने एक महिला को, बच्चे और सामान को कंधे पर रख के देखा। मैंने भूख से तड़प तड़प के, प्यास से तड़पते तड़पते बच्चों को देखा। 24 घंटे के अंदर मैंने फैसला किया कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ मेरे को साथ ही रहे, और वहाँ हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर खाना बनाना शुरू किया। बड़ी समस्या थी कि कोरोना का डर इतना बढ़ गया था कि कोई सोसाइटी से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। अमित शाह जी, मैंने 45 दिन तक लगातार बिना नागा के लगभग 1000 पैकेट अपनी गाड़ी में भरे, 1000 पानी के पैकेट्स भरे, और मैं रोज 5 घंटे उन 1000 लोगों को, जो मजदूर आ रहे थे, जो गरीब बस्तियों में थे, उनको मैं खाना दिया करता था, उनको मैं पानी दिया करता था। 45 दिन तक बिना नागा मैंने ये काम किया। अमित शाह जी, ये एक पत्रकार की भूमिका नहीं थी, एक एक्टिविस्ट की भूमिका थी। जो एक्टिविस्ट चाहता है कि समाज में जो दर्द है उस दर्द को वो शेयर कर सके, वो साझा कर सके। अब आप मुझे बताइए, मैं पत्रकार होता तो मैं एक वीडियो बोल रहा होता, मैं अपने अखबार में छाप रहा होता, लेकिन मैं अखबार और वीडियो की भूमिका के साथ साथ एक भूमिका का और निर्वहन कर रहा था जो मुझे एक्टिविस्ट बनाती है, जो मुझे समाज के साथ जोड़ती है। उस बीच में जब 50 या 100 केस आए तो सरकार ने, योगी सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया और कहा कि थूकने से कोरोना फैलता है, इसलिए पान मसाला को तुरंत प्रतिबंधित करना चाहिए। मैंने स्वागत किया इस फैसले का। मुझे लग रहा था कि ये कोरोना महामारी फैलने का बहुत बड़ा कारण होता है। गरीब तबका ही पान मसाला ज़्यादा खाता है, पान मसाला खाता है, थूकता है, कोरोना फैलता है। लेकिन पान मसाला वाली कंपनियां बहुत बड़ी होती हैं, अथाह पैसा, अरबों अरबपति होती है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खरीद के रखती हैं। मेरे पास
मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होगा और वही हुआ। जब कोरोना के केस हजारों में हो गए, हजारों केस रोज निकलने लगे, तो मेरे को सूचना मिली कि पान मसाला की कंपनियों ने एक बैठक करी और सैकड़ों करोड़ रुपया एक बड़े अफसर को दिया गया कि पान मसाला को चलाने की अनुमति दीजिए, हमारा करोड़ों का रोज का नुकसान हो रहा है। मुझे लगा ये संभव नहीं होगा, लेकिन अमित शाह जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस समय लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, 50-100 केस में प्रतिबंधित कर दिया गया था पान मसाला खाना, और जब हजारों केस रोज निकल रहे थे, हजारों आदमी मर रहे थे, अचानक एक दिन सरकार फैसला करती है और कहती है कि पान मसाला कंपनियों को पान मसाला बेचने की हम अनुमति देते हैं। अब बताइए अमित शाह जी, मुझे उस भूमिका में क्या कर देना चाहिए था? मुझे सिर्फ एक खबर लिख देनी चाहिए थी कि यह सरकार का गलत फैसला है। सरकार को इस काल में जब लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं तो पान मसाला खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जाना जाने कितने हजारों बेगुनाहों की जान और चली जाएगी। लाशों में महल बनेंगे, अफसरों के नेताओं के लाशों दौलत की महल बनाएंगे अफसर और नेता, और गरीब तड़प तड़प के मरेंगे। लेकिन अमित शाह जी, फिर मेरे अंदर का एक्टिविस्ट जागा और फिर मैंने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करी और मैंने कहा और सारी डिटेल से बताया कि जिस समय कुछ चंद दर्जन केस थे तब पान मसाला बंद किया गया, और जब इस तरह लगातार हजारों केस बढ़ गए हैं तो पान मसाला खोलने की अनुमति दे दी गई। अमित शाह जी, यकीन मानिए, मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है, मेरा ईमान जानता है कि पान मसाला वाली कंपनियों के लोगों ने मुझे किस हद तक लालच देने और धमकाने की कोशिश करी कि मैं अपनी जनहित याचिका वापस ले लूं, वो रिट वापस ले लूं। उनका करोड़ों का रोज का नुकसान था। मैंने मना कर दिया कि मैंने आज तक कोई कंप्लेंट, कोई जनहित याचिका, कोई PIL कभी वापस नहीं ली। अब बताइए अमित शाह जी, एज एक्टिविस्ट के नाते क्या ये मेरी भूमिका ठीक थी या नहीं थी? मुझे उन हजारों लोगों की जान बचाने के लिए एक संघर्ष करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या सिर्फ पत्रकार रह के खबर लिख देनी चाहिए थी, या फिर मुंह से बोल देना चाहिए था? मैं अपने उस एक्टिविज्म को प्यार करता हूं, दीवानगी की हद तक प्यार करता हूं, जो समाज के दर्द के साथ खड़ा होता है। जब पान मसाला वाली कंपनियों को मुझ पे दाल नहीं गली, तो मैं नहीं कहना चाहता कि उन्होंने हाई कोर्ट में क्या कहा। आज तक कोरोना पार्ट 1-2 खत्म हो गया, मेरी रिट खारिज नहीं हुई, लेकिन सनी देओल के पिक्चर की तरह तारीख पर तारीख लग रही है। अमित शाह जी, रिकॉर्ड निकलवा के देखिएगा, रजनीगंधा जैसी बड़ी कंपनी ने, फिर कह रहा हूं, रजनीगंधा पान मसाला वाली बड़ी कंपनी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट लगाया और यह कहा कि साहब, हमने प्रधानमंत्री केयर फंड में 10 करोड़ रुपए दिया है, हम तो माउथ फ्रेशनर देना चाहते हैं। मैं हैरान रह गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर आपने प्रधानमंत्री केयर फंड में 10 करोड़ रुपए दिया है तो आप इस देश के लोगों को मौत नहीं दे सकते। मैंने इसका विरोध किया, हाईकोर्ट के गेट पे खड़े होकर मैं बोला, मेरा वीडियो है। दुनिया की तमाम देशों की बड़ी मीडिया संस्थानों ने मेरी बात छापी, मेरे ऊपर वीडियो बनाए, कुछ जाने किन किन एजेंसियों ने मेरी खबर छापी है, लिखा कि रजनीगंधा इस तरह का काम कैसे कर सकती है, रजनीगंधा प्रधानमंत्री केयर फंड में 10 करोड़ रुपए देकर इस तरह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है। अमित शाह जी, एक पत्रकार की, एक्टिविस्ट के रूप में यह भूमिका क्या सही थी या गलत थी? अमित शाह जी, कुछ और दर्द है मेरे साथ। मैंने उस कोरोना काल में मैं दोनों बार पीड़ित हुआ। मैं जिस तरह से घूम रहा था, जिस तरह समाज के लिए काम कर रहा था, उसमें मुझे कोरोना होना ही था। मेरे लंग्स में इंफेक्शन हो गया, बहुत बुरी तरह इंफेक्शन हो गया। मैं 10 दिन हॉस्पिटल में था और उन 10 के 10 दिन में हॉस्पिटल से कोरोना की डायरी लिखता था। मुझे लग रहा था ये मेरे जीवन का अंतिम काल है, मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन दर्द था कि मैं इस जगह बेबस हो गया हूं कि मैं लोगों की और सेवा नहीं कर पा रहा हूं। फिर जब बाहर आया, ईश्वर ने मुझे बचाया, मैं बाहर आया तो मैंने फिर गंगा में बहती हुई लाशें देखी। फिर मैंने तड़प तड़प के उन लोगों को देखा। मैंने अपने रिश्तेदारों को खोया कोरोना में। उनकी अंतिम संस्कार कराने के लिए मैं तड़पा कि किस तरह मैं वहां उनकी डेड बॉडी उठा के किसी तरह उनका दाह संस्कार हो जाए। मैंने वो विदेश में रहने वाले सैकड़ों बच्चे देखे जो यहाँ पे अफसरों को, नेताओं को फोन कर रहे थे कि हम आपको जो रुपए देना चाहे वो रुपए भिजवा देंगे, हमारे माँ बाप का अंतिम संस्कार करा दीजिए जो कोरोना से मर गए हैं। मैंने KGA चलाने वाली वर्षा जैसी बहादुर महिलाओं को देखा जो दिन रात अपना घर परिवार छोड़कर इस तरह की लाशों को ढो रही थी, लाशों को दाह संस्कार करा रही थी। वो जीवन का दर्दनाक काल था। तब मुझे लगा कि गंगा के किनारे हो क्या रहा है।
अमित शाह जी, तब मैंने एनजीटी में शिकायत करी और मैंने एनजीटी में कहा कि ये देश के अंदर बड़ा खलवाड़ हो रहा है, गंगा के किनारे लाशें दबा दी जा रही हैं, जला दी जा रही हैं। मैंने कहा एक पॉलिसी बननी चाहिए पूरे देश में कि गंगा के किनारे साफ रहे, स्वच्छ रहे। और अमित शाह जी, एनजीटी ने उस मेरी रिट पर यूपी और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने छापा कि एनजीटी ने सरकार को नोटिस जारी करके पूछा कि गंगा में लाशें क्यों बही, क्या क्या निस्तारण किए गए, किन लोगों पे एफआईआर की गई, भविष्य की क्या योजना है। अब अमित शाह जी, क्या करना चाहिए था? मुझे सिर्फ अखबार में खबर छापी जानी चाहिए थी कि गंगा के किनारे लाशें लगातार दफनाई जा रही हैं, गंगा प्रदूषित हो रहा है, या फिर मुझे एक एक्टिविस्ट की तरह सामने आना चाहिए था और एनजीटी में जाकर शिकायत करना चाहिए था कि सरकारें सही काम नहीं कर रही हैं। मुझे बहुत परेशानी हुई अमित शाह जी, बहुत परेशानी होती है, किसी भी एक्टिविस्ट को होती है। आप सही कह रहे हैं कि किसी भी एक्टिविस्ट को होती है परेशानी। बेवजह की मेरे ऊपर जांच सेटअप कर दी गई, आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी व्यक्ति की जब तक उसका नाम, उसका पता कंफर्म ना हो, एफिडेविट में जांच नहीं की जा सकती। यूपी सरकार के एक बड़े अफसर ने अपने दफ्तर में शायद अपने चपरासी को बुलाया, 6 लाइनें लिखवाई कि मेरे पास अथाह संपत्ति है और उस पर मेरे आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई। मुझे बुलाया गया, कहा साल में जितना विज्ञापन चाहिए, जितने करोड़ का विज्ञापन चाहिए उतना ले लो, पहले पेज पे ये सब मत छापो, एक्टिविज्म मत करो, कोई जरूरत नहीं है समाज की। अमित शाह जी, मुझे भी सुख की जिंदगी अच्छी लगती होगी, मैं भी चाहता हूंगा कि मेरे पास बड़े अफसर, नेता आए, मैं भी बड़े ग्लैमर में रहूं, बहुत सम्मान के साथ रहूं। अमित शाह जी, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे को हर तरफ सत्ता भी मेरे को रिकॉग्नाइज करे। ये कांटों भरी जिंदगी कौन पसंद करता है? लेकिन समाज के प्रति कुछ दायित्व तो अमित शाह जी। 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई, 18 जिलों में मेरी जांच कराई गई, कुछ नहीं मिला। आर्थिक अपराध अनुसंधान की तरफ से एक लेटर लिखवाया गया कि मेरे पास बड़ी संपत्ति है और मेरी जांच इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय से, ईडी से करा ली जाए। मैं हंसा, मैंने उन अफसरों से कहा कि जिसका दामन दागदार होता है वो सरकार से सवाल नहीं करता, वो सरकार से आंख में आंख मिला के बात नहीं करता। बहुत परेशानी हुई अमित शाह जी। अखबार के सारे विज्ञापन बंद कर दिए गए, सारे आर्थिक स्रोत बंद किए गए, दफ्तर पर 2 बार हमला हुआ, एसटीएफ पीछे लगी। ये नुकसान होते हैं अमित शाह जी। किसी भी एक्टिविस्ट की जिंदगी आसान नहीं होती। मैं ये सब काम नहीं करता तो मैं आज सत्ता के गलियारों में बहुत चमकता हुआ सितारा होता। मैं भी 2000 के नोटों में चिप ढूंढ रहा होता अमित शाह जी, और आपके करीब बैठा होता। ये कांटों भरी रहा, चला इसलिए क्योंकि समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी थी। बहुत दर्द होता है अमित शाह जी, बहुत परेशानी होती है। आप सोच नहीं सकते कि सत्ता आपको जब आपका वजूद खत्म करने की कोशिश कर रही होती है तो आपको कितना लड़ना पड़ता है। मेरे लहजे में जी हजूर नाता, मेरे लहजे में जी हजूर नाता, इसके अलावा साहब मेरा कोई कसूर नाता। मेरे लहजे में जी हजूर नाता, इसके अलावा साहब मेरा कोई कसूर नाता। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए कब का वजीर हो जाता। अमित शाह जी, नींद नहीं आती, लेकिन इन वजीरों को नींद नहीं आती। इन 2000 के नोटों में चिप ढूंढने वालों को, सत्ता के सिंहासन पर लेटने वालों को नींद नहीं आती। मेरा दिल, मेरी आत्मा बहुत खुश रहती है। मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं लगता है कि मैं किसी ताकतवर शख्स के खिलाफ, मैं सत्ता तंत्र के खिलाफ, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाला पत्रकार बनता हूं। अमित शाह जी, आपको पता ही नहीं होगा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक वाइस चांसलर है, विनय पाठक नाम है, सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप है उनके ऊपर। शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर होता है, कुलपति हैं वो। उनके भ्रष्टाचार के मामले सामने आए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, एसटीएफ को जांच दे दी गई। एसटीएफ लगातार मेल कर रही है, वीसी साहब गायब है, महीनों से गायब है। मामला तूल पकड़ा तो आपने, केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, सीबीआई ने भी एफआईआर कर दी। मगर उत्तर प्रदेश का गवर्नर हाउस और गवर्नर हाउस के आसपास के लोग और गवर्नर साहब के कुछ ओएसडी इस वाइस चांसलर पर मेहरबान हैं। आज तक वो वाइस चांसलर हटाया नहीं गया। आप सोचिए, 3 महीने 2 महीने से फरार है वो। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की खबरें छप रही हैं। एसटीएफ और सीबीआई उसके खिलाफ एफआईआर लगा चुकी हैं, लिख चुकी हैं, मगर वो वाइस चांसलर बना हुआ है।
तो क्या करना चाहिए था अमित शाह जी? सिर्फ खबर छापनी चाहिए थी। मैंने इससे आगे जाके काम किया। मैंने गवर्नर को लीगल नोटिस दिया। मैंने कहा कि अगर इस वाइस चांसलर को नहीं हटाएंगे, क्योंकि महीनों तक जिन बच्चों की डिग्री पे साइन किए होंगे वो इसी भ्रष्टाचार के आरोपी वाइस चांसलर के साइन होंगे, क्या कहेगा बच्चा कि मेरी डिग्री पे जिसके साइन है वो सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोपी है? मैंने खबर छापी। अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि गवर्नर का फोटो लगा के किसी अखबार ने खबर छापी हो, गवर्नर को नोटिस दिया हो। वाइस चांसलर नहीं हटा तो मैं हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं। अमित शाह जी, क्या गलत है ये? कोई तो बोलेगा। थोड़ी देर को आप इस तरफ आके देखिए। मुझे पता है आप सरकार चला रहे हैं, आपको कभी पसंद नहीं आएंगी विरोध की आवाज, और आपकी गलती नहीं है। किसी की जगह, आपकी जगह कोई और पार्टी का नेता होता तो शायद उसको भी नहीं लगती। इस देश ने इमरजेंसी भी देखी, आपातकाल देखा है। कभी भी सरकारों को ऐसे एक्टिविस्ट पसंद नहीं आते, लेकिन एक्टिविस्ट की भी अपनी एक परेशानी है, दर्द है। मैं क्या करूं? ईश्वर ने मुझसे ये कहा है, भगवान के संदेश हैं जो मेरे सपनों में आते, मेरे मन में आते कि जहां गलत होगा वहां इसका विरोध करना चाहिए। एक बार फिर विचार कीजिएगा अमित शाह जी, और कहिएगा कि हर देश के हर पत्रकार को एक्टिविस्ट होना चाहिए। इस देश के हर पत्रकार को जहां गलत है, गलत दिख रहा है, गलत हो रहा है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए, अदालतों तक जाना चाहिए। बहुत परेशानियां हैं इस रास्ते में, लेकिन यकीन मानिए अमित शाह जी, आज दुनिया के 140 देशों में अगर मुझे देखा जाता है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मॉल में जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं होता है जहाँ लोग मेरे संग फोटो ना खिंचवाते हो। आप नेता हैं, आपके संग खिंचवाने के वाले लोग लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन हम तो बहुत छोटे पत्रकार हैं। हमको भी समाज का जब ये प्यार दिखता है, देश दुनिया के लोग हमें मेल करते हैं, दुनिया भर से मेल आते हैं और इस बहादुरी की दाद देते हैं और कहते हैं कि समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो अमित शाह जी, सुकून के ये प्यार भरे बल लगते तो बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है दुनिया की कोई दौलत, कोई ग्लैमर, किसी नेता के साथ फोटो, कहीं दरबार में खड़े होकर दरबारी बन जाना, उसे कहीं ज़्यादा एक्टिविस्ट होना अच्छा है। और मैं अमित शाह जी ये भूमिका निभाता रहूँगा, भली मेरी ज़िंदगी रहे या ना रहे, मैं बाहर रहूँ, मैं जेल में रहूँ, मैं परेशानियों का सामना करूँ, मैं CBI, इनकम टैक्स और ED को झेलूँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन सच की आवाज़ तो मैं बोलता रहूँगा। मुझे यकीन है अमित शाह जी, एक दिन आप भी कहेंगे कि एक्टिविस्ट की भूमिका मेरी सही थी। शुक्रिया।